हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रॉब्लम है अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसके बाद इसको यूज करने का बेनिफिट क्या है, क्या क्या फायदे हैं इसको यूज करने के। उसके बाद जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है, जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इन सब के ऊपर हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट की। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी भी डायनामिक सिस्टम की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत है उसी को हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, किसी भी डायनामिक सिस्टम की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने को कितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत है उसको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का नाम देंगे। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट को यूज करने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का यूज करने से अपने को जो इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेंगी वो मिनिमम मिलेंगी, या फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का यूज करने से जो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो जाएंगी। पहला तो बेनिफिट ये है कि इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर अपने पास पोजीशन का कोऑर्डिनेट है तो ये अपने को ट्रांसलेशनल सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेशनल इंफॉर्मेशन देगा। अब अगर ये एंगल का कोऑर्डिनेट है तो ये अपने को रोटेशनल का इंफॉर्मेशन देगा। पहला बेनिफिट क्या है, अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं और जनरलाइज कोऑर्डिनेट पोजीशन का कोऑर्डिनेट है तो ये अपने को ट्रांसलेशनल का इंफॉर्मेशन देगा, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट अगर एंगल का कोऑर्डिनेट है तो ये अपने को रोटेशनल का इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ए डायनामिक सिस्टम इज नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। कि किसी भी डायनामिक सिस्टम की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए अपने को जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी उसी को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमने मान लिया कि अपने पास n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अपने पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, इफ n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम of system then generalized coordinate शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r q1 q2 q3 सो ऑन qn, ये अपने पास हो जाएंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पास पोजीशन वेक्टर की, और पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देन पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर से हमने इसको डिनोट कर दिया, और जो पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा अपने पास आर कैप, और ये फंक्शन है किसका, Q1 का, Q2 का, सो ऑन Qn, और साथ में ये फंक्शन किसका है, टाइम का है। ठीक है, तो अपने पास अब जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या r का पहले Q के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर Q का क्या होगा, कंप्लीट डेरिवेटिव होगा। तो ये आ जाएगा अपने पास डेल r वेक्टर इक्वल टू करली r बाय करली Q1 डेल Q1। ठीक है, पहले r का Q के रिस्पेक्ट में और Q के रिस्पेक्ट में पार्शियली और फिर Q का कंप्लीट डेरिवेटिव प्लस करली r वेक्टर बाय करली Q2 और डेल Q2। ठीक है, अब सो ऑन प्लस करली r वेक्टर बाय करली Qn वेक्टर डेल Qn। ठीक है, ये तो हो गया किसके रिस्पेक्ट में, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में। अब जो अपने पास पोजीशन वेक्टर है ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस करली आर वेक्टर बाय करली टी और डेल टी। ठीक है, ये आ गया अपने पास जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं इसको समेशन लेके लिखूं तो समेशन लेके हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
डेल आर वेक्टर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n, और इसको हम लिख सकते हैं करली आर वेक्टर बाय करली क्याउ जे और डेल क्याउ जे। ये जितनी भी टर्म थी वो सब की सब हमने इसके अंदर डाल दी, समेशन कर दिया इसका, और प्लस आ जाएगा करली आर वेक्टर बाय करली टी और डेल टी। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसको हम नाम देंगे जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जनरलाइज वेलोसिटी की। तो नेक्स्ट में है अपने पास जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज वेलोसिटी। तो जनरलाइज वेलोसिटी में ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन, इसका मैं बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवा देता हूँ। टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवाऊंगा तो क्या जाएगा, करली आर वेक्टर बाय करली टी इक्वल टू करली आर वेक्टर बाय करली क्याउ1 और डेल क्याउ1 बाय डेल टी। ठीक है, और प्लस करली आर वेक्टर बाय करली क्याउ2 डेल क्याउ2 बाय करली टी प्लस सो ऑन, ये आ जाएगा करली आर वेक्टर बाय करली क्याउ एन और साथ में डेल क्याउ एन बाय करली टी। ठीक है, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगा करली आर वेक्टर बाय करली टी और डेल टी बाय डेल टी। डेल टी से डेल टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाली टर्म अपने को क्या देगी, ये वाली टर्म अपने को देगी आर डॉट। अब जो जनरलाइज वेलोसिटी है हम इसको आर डॉट से भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा अपने पास करली आर वेक्टर बाय करली क्याउ1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्याउ1 डॉट। अब ये जो डॉट है ये फिजिकली टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करके बताता है, प्लस करली आर वेक्टर बाय करली क्याउ2 प्लस इनटू में क्याउ2 डॉट प्लस सो ऑन करके ये वाली टर्म लिख देते हैं नीचे यहाँ पे करली आर वेक्टर बाय करली क्याउ एन और क्याउ एन वेक्टर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये एज इट इज लिख देते हैं, ये आ जाएगी अपने पास प्लस करली आर वेक्टर बाय करली टी। ठीक है, अब इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन की फॉर्म में अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर डॉट समेशन आई इक्वल टू 1 to n और इसको हम लिखेंगे करली आर वेक्टर बाय करली क्याउ जे और क्याउ जे डॉट। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली टर्म है वो एज इट इज करली आर वेक्टर बाय करली टी। अब ये जो अपने पास निकल के आया है ये किसका एक्सप्रेशन है, जनरलाइज वेलोसिटी का, और ये क्याउ जे डॉट है इसको हम नाम देंगे जनरलाइज वेलोसिटी। जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें अपने को एक लाइन और लिखनी है। अगर अपने पास ट्रांसलेशनल मोशन है तो जो जनरलाइज वेलोसिटी है वो लीनियर होगी, और अपने पास रोटेशनल मोशन है तो जनरलाइज वेलोसिटी अपने पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन जनरलाइज वेलोसिटी, generalized velocity is linear velocity। और सेकंड पॉइंट में क्या है, बट इन रोटेशनल मोशन it will be angular velocity,
वेलोसिटी। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा जनरलाइज वेलोसिटी का। उसके बाद अपने पास जो लास्ट बचता है वो क्या है, जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी है। और अब हम बात कर लेते हैं जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये आ जाएगा, इसको मैं साफ कर देता हूं। नेक्स्ट है अपने पास जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी। जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपने पास, T इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर मैं इसका समेशन करूं तो क्या आ जाएगा, T इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू टी, और ये वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ टी आई। ठीक है, तो T इक्वल टू आ जाएगा अपने पास समेशन ऑफ आई, और ये आ जाएगा हाफ एम, ये वी स्क्वेयर है, वी स्क्वेयर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वी डॉट वी लिख सकता हूँ, वी आई डॉट वी आई। ठीक है, अब नेक्स्ट में v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में r डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब r डॉट लिखेंगे, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1/2 m r i डॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, ये इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर r i डॉट की वैल्यू है। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो हाफ है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, और ये आ जाएगा m i, और r i डॉट की वैल्यू ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे एक बार, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो वैल्यू रखने के बाद अपने पास क्या जाएगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n करली r i पाई करली क्यू जे, और क्यू जे डॉट प्लस करली r बाय करली t। ठीक है, एक बार r डॉट की वैल्यू रखी, उसके बाद फिर डॉट, फिर r डॉट की वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n करली r i पाई करली क्यू जे, और क्यू जे डॉट प्लस करली r बाय करली t। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे अब ये जो टर्म है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, एक सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज यहाँ पे 1/2 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n m i। तो इस टर्म का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस टर्म के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास करली आर आई बाई करली क्यू जे, करली आर आई बाई करली क्यू जे, इसके साथ मल्टीप्लाई ये आ जाएगा क्यू जे डॉट। ठीक है, अब इसकी इस टर्म के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा करली इसकी इसके साथ भी होगी और फिर इसके साथ भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस हो जाएगा तो मैं इसको पहले ही लिख देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा, करली करली आर आई पाई करली क्यू जे, और क्यू जे डॉट, और करली आर आई पाई करली टी, प्लस इसकी इस टर्म के साथ रहती ही आ जाएगा करली आर आई पाई करली टी, इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है ये वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये वाली जो टर्म है ये वेलोसिटी की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, और ये वाली जो टर्म है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म टर्म इज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी proportional to स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 1, और ये t की पावर क्या है 0 है। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा जनरलाइज काइनेटिक
एनर्जी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।